आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एस सी शुक्ला पीजीटी इकोनॉमिक्स केंद्रीय विद्यालय पुष्प विहार। सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 के कारण हम सभी लोग अनिश्चित काल के लिए घरों में कैद हैं, लेकिन हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रक्रिया बाधित न हो, इसलिए हम लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा आप तक जो कुछ भी पहुंचा सकें उसको पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसे एंजॉय करेंगे। घर पर बैठ करके आप लोग जरूर अध्ययन कर रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप घर पर हैं तो घर पर अच्छे से टाइम टेबल बना करके अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें, जिससे स्कूल रीओपन होने पर हम लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ मैं ये भी आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर कोई भी बच्चा जिसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्कूल रीओपन होने पर जो भी उसका स्टडी गैप होगा, दैट इज टू बी कॉम्पेंसेटेड। आपको किसी भी तरीके से किसी भी बारे में कोई चिंता नहीं करनी है। बच्चों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में आपको जैसा पता है कि दो बुक्स हैं। पहली बुक्स का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले मैं आप लोगों से इसलिए इस पर चर्चा शुरू करना चाहता हूं बिकॉज ये हमारे बच्चों के लिए भी और हम सभी के लिए भी थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अपेक्षा ये टफ होता है। तो हम सभी लोग बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आज आप लोगों से चर्चा शुरू करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, यू नो मैक्रो वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज मैक्रोस। मैक्रोस मीन्स लार्ज, जिसका आयाम बहुत बड़ा हो उसे हम मैक्रो कहते हैं। एंड मैक्रो इज वन पार्ट ऑफ दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लेटर you know thus microeconomics is the study of aggregates or the entire economy. If you look at the examples of microeconomics are gross domestic product. Dear students, you know gross domestic product क्या चीज है? It refers to the value of final goods and services that is produced in a country in a particular period of time, and it is measured in terms of monetary value. I mean to say, gross domestic product refers to the monetary value of all final goods and services produced in a country in a particular period of time, say in 1 year. अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये पूरे आपके देश का सारा जो प्रोडक्शन था उसको मिला करके हमने एक एक इंडिविजुअल के प्रोडक्शन को इसमें जोड़ करके ग्रॉस बना लिया। दैट इज व्हाई इट इज ए मैक्रो कॉन्सेप्ट। इफ यू लुक एट अनदर एग्जांपल, टोटल एम्प्लॉयमेंट। हियर व्हाट डज टोटल एम्प्लॉयमेंट रेफर टू? टोटल एम्प्लॉयमेंट मींस द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ होल ऑफ द कंट्री। एम्प्लॉयमेंट ऑफ होल ऑफ द कंट्री मीन्स सारे सेक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट को हमने एडअप करके टोटल एम्प्लॉयमेंट बना दिया, तो ये माइक्रो कॉन्सेप्ट हो गया। फिर एग्रीगेट डिमांड, यू नो डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स इंडिविजुअल करता है, एक एक व्यक्ति की सेविंग, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। तो अगर आप देखें तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स है दैट इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेटर जनरल प्राइस लेवल एटसेट्रा। व्हाट इज द जनरल प्राइस लेवल? Prices of different commodities are there, but they are said to be
micro concept, but whenever these prices are added and combined, they are said to be a general price level of the country. So be clear कि macroeconomics is the part of economics which studies overall averages and aggregates of the economy. Aggregates जो economy की है उसके बारे में ये स्टडी करता है। बच्चों, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, बिकॉज विदाउट becoming comparative, we cannot understand the whole of the concept, particularly in its totality. So let us try to understand what is the microeconomics. You know, in the same way, the term micro has been derived from a Greek word that is mikros. Mikros, which means small, chota. Thus, microeconomics is the study of individual units of an economy. ये पूरे इकोनॉमी की एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है। जैसे अभी हम लोगों ने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल देखा, वहां पर सारे जितने भी प्रोडक्शन जहां जहां भी हो रहे हैं सबको मिला करके पूरे कंट्री का प्रोडक्शन लेवल क्या है, पूरे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू क्या है। बट अगर आप इंडिविजुअली देखें तो दैट इज सेड टू बी अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नाउ इफ यू लुक एट एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वन बाय वन, व्हाट डू वी गेट? लेट अस सी। नंबर वन, आउटपुट ऑफ ए फर्म. There are so many firms working in the country, but if you look at the output, that is the production level of a firm individually, that is to be categorized as a micro part of the economics. Further, if you look at demand, in case of microeconomics, we were talking about aggregate demand, but here is only the individual demand is to be taken into account. Individual demand. In the same way, individual supply and price of the commodity. एक पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस, वहां पर जनरल प्राइस लेवल, सारी कमोडिटीज के प्राइस लेवल को हमने एक साथ कर दिया, और जब जनरल प्राइस लेवल की हम बात करते हैं तो वो माइक्रो हो जाता है, और जब हम प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाती है। डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा, और आपको किसी तरह की यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे सवाल बना करके पूछ सकते हैं, एंड आई एम रेडी टू रिप्लाई यू ऑल। डियर स्टूडेंट्स, आप इस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस को भी एक बार अगर रफली समझ लें तो आई थिंक कि बहुत अच्छा होगा। डिफरेंसेस वी आर डूइंग ऑन द बेसिस ऑफ 3-4 criteria. How many differences are there? There are 3-4 criteria. Number one, if you look at the definition of, you have to make a column and write the basis. Basis में आपको सबसे पहले मीनिंग लिखनी है। मीनिंग में माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग। उसके बाद फिर आपको आ जाना है दूसरे पॉइंट पर कि यहां पर इनमें कौन कौन सी चीजें, इनका बेस क्या है, इनका स्कोप क्या है, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये सारी चीजें आप लेकर के इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, और आपके लिए हम एक सीट भी उपलब्ध कराएंगे जिससे आप इस चीज के बारे में अधिक जानकारी या अपनी जानकारी और मजबूत कर सकें। बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं
आप लोगों ने गुड्स के बारे में सुना होगा। गुड्स के बारे में आप लोगों ने सुना है। तो गुड्स किसे कहते हैं, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाने कि जो भी वस्तु मार्केट में है, जो भी चीजें मार्केट में आप देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें गुड्स नहीं है। इन इकोनॉमिक्स एक्चुअली गुड इज डिफाइंड as any commodity or services that commands the price in the market. You know, if you look at, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कोई प्राइस नहीं है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बगैर प्राइस की नहीं मिलती हैं। तो जो प्राइस कमांड करती है मार्केट में, दैट इज रियली कॉल्ड गुड। इन अदर वर्ड्स, वी यूज द टर्म गुड एज इकोनॉमिक गुड। इसलिए इकोनॉमिक गुड करते हैं कि वो मार्केट प्राइस बियर करती है। अगर वो मार्केट प्राइस बियर ना करे तो उसको हम इकोनॉमिक गुड न कहें। अब इसके साथ ही अगर आप देखें तो गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, by and large, the classification of goods that we see. The number one is final goods and second is intermediate goods. So dear students, let us see one by one what is the final goods, then we will come on intermediate goods. If you look at final goods are used by their ultimate users. These goods are used either for final consumption or for final investment. Means, what is the basic things under final goods? We have to keep two certain things in our mind before defining the final goods. Number one is कि it is either for the final consumption or for final investment. दूसरे शब्दों में बच्चों अगर इसको हम लोग देखें तो final goods do not undergo any further transformation in the process of production. Transformation means, you know, these final goods are, when they reach to their final users, they are supposed to go out from the production boundaries. अब ये production boundary से बाहर निकल चुकी हैं और वही गुड फाइनल गुड भी कहलाती है जो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल गई है। इसलिए इन अदर वर्ड्स, इफ यू लुक एट, these goods are called final because once those are sold, they cross the production boundary and reach their final users. अब उनको वापस फिर से प्रोडक्शन बाउंड्री में नहीं आना है। अगर आप टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स की बात करें, देखें तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। नंबर 1, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स को हम लोग चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। डोंट फॉरगेट, हमने 3 तरह की गुड्स कौन कौन सी फाइनल गुड्स के बारे में चर्चा करी। पहला कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स, थर्ड चेंज इन स्टॉक, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। अब आप एक एक करके अगर देखें कि कंज्यूमर गुड्स किसे कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स एंड दीज गुड्स आर आल्सो नोन एज कंज्यूमर गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, एटसेट्रा। कंजम्पशन गुड्स लाइक फूड and clothing, watches, television sets, etc. And services like that of doctor or teacher, etc. ये सारी, ये जो डॉक्टर और टीचर्स हैं, they are providing services. And whatever goods we are having in our houses and that is around us, like different kinds of clothes we are using, watches, television, etc. These are said to be a consumer goods. कंज्यूमर गुड्स के बारे में आप लोगों को किसी तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। ये भी एक फाइनल गुड्स के प्रकार हैं।
अब अगर आप फाइनल गुड्स के दूसरे प्रकार के बारे में देखें, दैट इज द कैपिटल गुड्स. इफ यू लुक एट गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, यानी ऐसी वस्तुएं जिनके माध्यम से हम किन्हीं दूसरी वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं, उन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं. दीज आर मीन्ड फॉर फाइनल इन्वेस्टमेंट. इनका हम यूज फाइनल इन्वेस्टमेंट के रूप में कर सकते हैं. तो इफ यू लुक एट जो आपके फाइनल गुड्स की डिफिनीशन थी, वो यहां पर भी इम्बाइब हो रही है. अगर आप कैपिटल गुड्स के एग्जांपल्स को देखें तो प्लांट, मशीनरीज, equipments, etc. These are actually final goods because we are using finally, but these are again used by producing some other goods. That is why they are called capital goods. Now if you look at investment in stock, that is a change in stock. You know, intermediate goods, if you look at intermediate goods are purchased by one production unit फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट्स. कभी कभी जैसे किसी को अगर ब्रेड बनाना हो, जो ब्रेड मार्केट में जिसको हम लोग पकौड़ा बोलते हैं, उसे बनाने के लिए हमको ब्रेड, बेसन और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. तो वहां पर जो पीस ऑफ ब्रेड है, दैट इज द इंटरमीडिएट गुड्स. बट हियर वी आर परचेजिंग दैट ब्रेड टू प्रिपेयर अ पकौड़ा. So what is happening, what I want to tell you is that if intermediate goods are purchased by one production unit from other production units, if these purchased goods neither used up nor resold during the year of their purchase, अगर उसी वर्ष में, जिस वर्ष में इनको हमने परचेज किया था, फिर से ये नहीं बेच दी जाती हैं, they will add to the stock. अगर उनकी बिक्री नहीं हुई तो वो कहां चली जाएंगी? वो स्टॉक में रख दी जाएंगी. This addition to the stock at the end of the year is an investment and called investment in stocks, or in other words, inventory investment. Dear students, here inventory investment, as I said to you, inventory investment is also known as the change in stock. And what is the formula of calculating change in stock? The simple formula of calculating change in stock is closing stock minus opening stock. So please keep this fact in your mind. So let us, I hope कि अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई बात है, डाउट होगी, तो आप बाद में भी क्वेश्चन कर सकते हैं. Since due to some constraints we could not come live, that is why this video has to made. Now features of final goods. हमने फाइनल गुड्स की डिफिनीशन की चर्चा करी, फाइनल गुड्स के तीनों प्रकार के बारे में बात की. अब हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फाइनल गुड्स. बच्चों, there are two characteristics of final goods. By and large, we are having only two characteristics of final goods. Number one, final goods are sold to final users, hence they are not meant for resale. Again उनकी रीसेलिंग नहीं होनी है. They are to be used and consumed finally by the final users. This fact to be kept in your mind. Number two, when final goods are used by consumers, they are called final consumption goods, and when they are sold to producers are called final investment goods. यानी कि इसमें अगर आप देखें तो दो तरह की चीजें आपको समझ में निकल करके आ रही हैं कि अगर कोई फाइनल गुड कंज्यूमर के द्वारा यूज की जा रही है तो उसको फाइनल कंजम्पशन गुड्स कहते हैं. मीन्स इफ यू कैन सी देयर इज अगेन सब कैटेगरी ऑफ फाइनल गुड्स, कि अगर वो इसको कंज्यूमर यूज कर रहा है तो वो फाइनल कंजम्पशन गुड्स, और वही गुड को अगर हम प्रोड्यूसर को दे रहे हैं तो इट इज कॉल्ड फाइनल investment goods. I hope ki you might have understood this very idea. And let us, what is the intermediate goods, guys? Intermediate goods के बारे में हम लोग जो है देखते हैं कि intermediate goods किसे कहते हैं. अगर आप देखें तो intermediate goods, those goods which are used as raw material,
for production of other goods or for resale in the same year are called intermediate goods. यानी इंटरमीडिएट गुड्स की के दो फीचर्स अगर आप देखें, दो फीचर्स इसके निकल करके आ रहे हैं। पहला फीचर क्या है कि ये रॉ मटेरियल के लिए फिर से जो पुनः प्रोडक्शन होता है उसमें रॉ मटेरियल के रूप में इनको यूज किया जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि अदर गुड्स, ये यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स सेम ईयर में रीसेल के लिए ये उपलब्ध होते हैं। इसलिए इनकी दो फीचर्स आपको दिमाग में रखनी चाहिए। अगर आप इन दो मेन फीचर्स को देखें फिर से, तो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, मतलब दूसरी वस्तुओं के प्रोडक्शन में इनको हम लोग यूज करते हैं। और दूसरी चीज क्या है, these goods are resold during the same year, that is the year of purchase. जिस वर्ष इनको हमने परचेज किया था उसी में ये फिर से रीसोल्ड कर दी जाती है। अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स लिटिल complicated type of concept, if you look at we will make it clear through different kinds of examples, because the concept of intermediate and final good is not absolute idea, it is a relative idea. एक ही गुड आपको कहीं पर इंटरमीडिएट गुड नजर आएगी और वही गुड आपको कहीं पर फाइनल गुड नजर आएगी, तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन, that is who is using and what is the situation. So let us try to understand one by one. Number one है बच्चों कि suppose that a sugar mill purchases sugar cane from the farmers which are used to produce sugar. Sugar cane will be intermediate good for whom? It is a intermediate goods for sugar mill owner, क्योंकि उसने जो sugar cane खरीदी अब वो एक रॉ मटेरियल्स उसके लिए है। नाउ ही इज रेडी टू कन्वर्ट इट इनटू सुगर। इज इट क्लियर? आई होप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, sugar is purchased by a wholesaler from sugar mill is meant for resale. So sugar in the hands of dealer is called intermediate goods. अगर आप इसको फिर से समझ ले कि जिस सुगर को होलसेलर से सुगर मिल ने, सुगर इज परचेज्ड बाय अ होलसेलर, कहां से हमने परचेज किया? होलसेलर से। तो सुगर इन द हैंड्स ऑफ डीलर, जो डीलर हैं जो उनको फर्दर बेचेंगे, इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। इसी क्रम में बच्चों अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो सम ड्यूरेबल गुड्स यूज्ड इन डिफेंस सर्विसेज, इफ यू लुक एट, आर आल्सो ट्रीटेड एज इंटरमीडिएट गुड्स। दीज इंक्लूड, इनमें हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं अगर आप देखें तो वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस, मिलिट्री बेसिस में बहुत सारे इनके यूजेज होते हैं, सच एज मिसाइल्स, रॉकेट्स एटसेट्रा आर आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द इंटरमीडिएट गुड इज फॉर एग्जांपल स्पेयर्स ऑफ मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, जो मशीनरी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, are also treated as intermediate goods. However, two necessary conditions should be followed. In this case, in which case? In this case, that is in case of spare parts of machinery, कि ये intermediate goods तो होती हैं, लेकिन इनके बारे में दो सावधानियां आपको रखनी है। Number 1, the life of new parts should be around 1 year or slightly more. 1 वर्ष की इनकी उम्र होनी चाहिए या थोड़ा ज्यादा। दूसरी कंडीशन, द वैल्यू ऑफ द पार्ट शुड नॉट बी हाई, यानी उस पार्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टायर परचेज्ड बाय ए ट्रांसपोर्ट कंपनी इज एन इंटरमीडिएट गुड। टायर, जो टायर गाड़ियों में, बसों में लगाए जाते हैं चलने के लिए, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। बट एक्सपेंडिचर ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर इंजन विल नॉट कॉल्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स हाई वैल्यू। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू इंजन की बहुत हाई है। सो बोथ द कंडीशन शुड बी मेट आउट टू बी एन इंटरमीडिएट गुड्स। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्सेप्ट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डू राइट टू मी एंड आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल wherever you are finding yourself in a trouble. So be assured. आगे बच्चों अगर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो इनमें डिफरेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम इनके बीच के डिफरेंसेस को ठीक से नहीं समझते हैं या समझने का प्रयास नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम इसके डिफरेंस को भी क्लियर कर लें। जैसा कि आपको मालूम है, आपने फाइनल गुड्स भी देखा, इंटरमीडिएट गुड्स भी देखा। दोनों गुड्स को देखने के बाद हम डिफरेंस आसानी से कर पाएंगे डिफरेंट पैरामीटर्स पर, डिफरेंट बेसिस पर। सबसे पहला बेसिस आप मीनिंग लीजिए, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करते हुए जो जो पॉइंट्स हम लोगों ने बातें करी हैं उन पर आप उसको डिफरेंशिएट करते चले आइए। फिर आगे जो है हम लोग देखते हैं कि क्या कर इसमें यहां पर, सॉरी एक मिनट बच्चों, इफ यू लुक एट डिफरेंसेस में पहले बेसिस हमने आपको बताया कि मीनिंग, और दूसरा जो है मीनिंग में पहले आपने फाइनल गुड्स की मीनिंग वहां पर लिख दी। गुड्स which are used by their ultimate users are called final goods. And intermediate goods may, if you look at goods which are used as raw materials for production of other goods or for resale in the same year. ये आपकी मीनिंग हो गई। उसके बाद फिर वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन होता है फाइनल गुड्स में या इंटरमीडिएट गुड्स में कि नहीं, उसमें आप देखें तो अगर आप in terms of value addition, if you look at in case of final goods, no value final goods because it is now ready to be used by its final consumers. In case of intermediate goods, if you look at intermediate goods move from one stage of production to another, so value is added to these goods. So यहां पर value add होती रहती है। अब ट्रीटमेंट इनके साथ क्या होता है, या whether they are included in the national income or not. So if you look at the values of final goods are added in the national income accounting. It is always added in the national income accounting. And as far as intermediate goods are concerned, the value of intermediate goods are not included in the national income accounting. बच्चों, if you look at the examples में car purchased by households, since that car is purchased by households and it is presumed to be used by him finally, that is why it is to be treated as final goods. Office furniture, wherever furnitures are there in the offices, that are also to be treated as final goods. Classroom furnitures, ये भी final goods का example है। अब बच्चों अगर intermediate goods के examples को आप देखें तो कार purchased by dealer, अब ये डीलर ने जो परचेज की है कार, he is not going or she is not going to use that car. He or she will further sell it to customers. That is why it is for him intermediate goods. Now if you look at office stationery, whatever stationery being used by different offices, that is an intermediate goods. एंड आप तो सभी लोग जानते हैं, हम लोग आपको पढ़ाते समय भी डस्टर, चौक, मार्कर पेन एटसेट्रा ये सारी चीजें यूज करते हैं। ये बताएं क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड है कि फाइनल गुड्स है? यस, बिकॉज वी आर यूजिंग एज द टूल्स व्हाट वी आर डूइंग देयर इन द क्लासरूम, वी आर ट्राइंग टू डिसेमिनेट knowledge to you all. That is why these things that is being used in the classroom are said to be intermediate goods. So बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको एंजॉय किए होंगे, और मुझे लगता है कि एक बार जो है इसे हम आप लोगों तक जो हमने जिन चीज़ों के बारे में स्टडी की है आपके पास भी वो पहुंचे। तो इस वीडियो में मैंने जो एफर्ट किया है वहां से मैं आपको इसे भी दिखा देता हूं एक एक करके, जिससे आप इसको अपने लिए यूज कर सकें और फिर इस पर आप अपना नोट्स या कुछ बना सकें और आगे भी काम ला सकें। बच्चों, आज चूंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग लाइव नहीं हो सके,
कल निश्चित रूप से लाइव होंगे, उस पर हमारे उच्चाधिकारी लोग काम कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन इसके पहले हम आपको उस नोट्स के बारे में उसको हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज स्टे विद अस। बच्चों, यहां पर आप देख सकते हैं कि मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड अ ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। फिर यहां पर ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को बताया गया है कि माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज फ्रॉम मिक्रोस विच मीन्स स्मॉल। तो इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिन्हें आप देख लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इन्हें आप इनके बारे में आप इस नोट से सहायता ले सकते हैं। उसके बाद में बच्चों आपको गुड्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, तो आप देखें गुड्स क्या चीज है, यहां पर इलेबोरेट किया गया है। गुड इन इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज एनी कमोडिटी और सर्विस दैट कमांड्स अ प्राइस इन द मार्केट। आप दूसरे शब्दों में भी यूज द टर्म गुड एज इकोनॉमिक गुड। Goods are often classified into final goods and intermediate goods. Final goods, goods which are used by their ultimate users are called final goods. यहाँ पर ये final goods के बारे में सारी डिटेल्स दी हुई है। टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स दिए गए हैं और फिर कंज्यूमर गुड्स। टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स में आपको मालूम है कि 3 तरह की गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स दैट इज चेंज इन स्टॉक, पहले ही बताया गया आपको, और फिर फीचर्स ऑफ फाइनल गुड्स। फीचर्स ऑफ फाइनल गुड्स में 2 चीजें हैं जो आप जरूर जानें और नोट कर लें कि फाइनल गुड्स आर सोल्ड टू फाइनल यूजर्स, हेंस दे आर नॉट मींट फॉर रीसेल। When final goods are used by consumers, they are called final consumption goods, and when they are sold to producers, are called final investment goods. तो बच्चों उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद बच्चों बारी आती है इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स, दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। ये आप देख लें और आपको इन्हें सब प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। यहां पर इनके इंटरमीडिएट गुड्स के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू चेक दिस डिफरेंस बिटवीन दीज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। यहां पर आप इनके डिफरेंट बेसिस पर डिफरेंशिएट करेंगे, एग्जाम्पल्स भी साथ में देंगे। एंड आई होप कि आपको निश्चित रूप से ये सारी चीजें बहुत, आप इनको एंजॉय किए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और फिर सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देता हूं और आगे फिर हम लोग बहुत जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।